नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। इससे पहले सामान्य भूगोल में हम ब्रह्मांड को एक अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है पृथ्वी की गतियां, और उन गतियों में भी तीन प्रकार है। कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार है। तो पहली जो गति है वो कौन सी है? खगोलीय गति। कौन सी गति है? खगोलीय गति। दूसरी गति कौन सी है? वो है भूगर्भिक। तीसरी गति है प्लेट विवर्तन की। प्लेट विवर्तन की, ठीक है, या प्लेट टेक्टोनिक। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम खगोलीय गतियों के बारे में, और इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? खगोलीय गति की। तो ये कितने प्रकार की होती है? ये दो प्रकार की, घूर्णन और परिक्रमण। ठीक है, परिक्रमण क्या है? रिवॉल्यूशन है, और घूर्णन क्या है? रोटेशन है। तो घूर्णन जो गति है वो कैसी गति है? अपनी अक्ष पर किसी पिंड का घूमना। अपनी अक्ष पर क्या है? किसी पिंड का घूमना। तो हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी क्या है? अपनी अक्ष पर घूमती है, और घूमने में जो समय व्यतीत करती है वो कितना है? 24 घंटे है। क्या है? 24 घंटे। और इसके कारण क्या होता है? दिन और रात होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? दैनिक गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दैनिक गति कहा जाता है। तो घूर्णन गति को क्या कहते हैं? दैनिक गति। और ये कारण किसका बनती है? दिन और रात का बनती है, इसीलिए इसको दैनिक गति कहा जाता है। और इसका जो समय है वो कितना है? 24 घंटे। 24 घंटे में ये अपना एक चक्कर लगाती है। 24 घंटे में अपना एक चक्कर लगाती है। इसके बाद हम बात करेंगे परिक्रमण की। तो परिक्रमण में क्या है? ये क्या है? ये वार्षिक गति है। ये कौन सी गति है? वार्षिक गति। और इसके कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। और इसका जो समय है वो कितना है? 365 दिन। 365 दिन 6 घंटे का। 365 दिन 6 घंटे का। 6 घंटे। अगर इसको देखा जाए तो इसको ऐसे भी लिख सकते, 365.25 दिन, यानी कि ये इसका दूसरा रूप है। तो घूर्णन गति के कारण क्या होता है? दिन और रात होते हैं, और परिक्रमण के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। मगर क्या है कि जब हम घूर्णन गति को देखते हैं तो उसमें दो चीजें आती हैं। एक आता है नक्षत्र दिवस, और एक आता है सौर दिवस। क्या आता है? नक्षत्र और सौर दिवस। तो पहले हम बात करेंगे नक्षत्र की। नक्षत्र दिवस, और दूसरा है हमारा सौर दिवस। इसको समझने से पहले हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि हमें जो पृथ्वी की संरचना है उसका जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो पहले हम पृथ्वी को बना लेते हैं। तो पृथ्वी क्या है? अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी क्या है? अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो अगर इसको देखें तो इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना है? 23.5 डिग्री है। ये कितना है? 23.5 डिग्री पर ये क्या है? झुकी। तो ये वाला भी एंगल कितना होगा? 23.5 होगा।
ये कितना होगा 23.5 डिग्री होगा। और ये क्या होगा, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव होगा, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको 3 रेखाओं से डिवाइड किया गया है। कितनी रेखाओं से? 3 रेखाओं से डिवाइड किया गया है। तो पहली जो रेखा है वो कौन सी है? वो है हमारी कर्क रेखा। दूसरी रेखा है वो कौन सी है? वो है हमारी विषुवत रेखा। और तीसरी जो लाइन है उसको हमने क्या कहा है? मकर रेखा। तो इनके हम नाम लिख लेंगे। तो पहली जो रेखा है वो कौन सी है? कर्क रेखा। दूसरी है विषुवत, जिसको इक्वेटर भी कहते हैं, यानी कि ये कितने अक्षांश पर है? 0 डिग्री अक्षांश पर है। और ये कितने पर है? 23.5 डिग्री अक्षांश पर है। ठीक है, तीसरी जो रेखा है वो कौन सी है? मकर रेखा है। ये भी 23.5 डिग्री अक्षांश पर है। अगर हम पृथ्वी को देखें तो यह इस तरीके से दिखाई देती है और ये अपनी अक्ष पर झुकी हुई है। अच्छा, ये जब सूर्य के सामने आती है, ये जब सूर्य के सामने आती है, जैसे ये क्या है? सूर्य है। ये क्या है? सूर्य। तो एक अंडाकार मार्ग तय करती है। कैसा मार्ग तय करती है? अंडाकार मार्ग, यानी इसके जब ये चक्कर लगाती है इसके चारों तरफ, तो कैसा मार्ग तय करती है? अंडाकार मार्ग तय करती है। कैसा मार्ग तय करती है? अंडाकार मार्ग चक्र, उसको कहते हैं भूकक्षा। क्या कहते हैं? भूकक्षा कहते हैं। वो क्या कहा जाता है? भूकक्षा कहा जाता है। अब हम बात करेंगे नक्षत्र दिवस के बारे में। तो इसको बताने से हमें ये बेनिफिट होगा कि नक्षत्र दिवस कैसे लागू होता है। तो मान के चलिए ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य। तो सूर्य क्या है? सौरमंडल का केंद्र है। सौरमंडल का क्या है? केंद्र। ये हमारी पृथ्वी है। ये क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। तो हम इसमें से एक पॉइंट चुन लेते हैं। क्या चुन लेते हैं? एक पॉइंट चुन लेते हैं, यानी कि एक स्थल को चुन लेते हैं। ये स्थल को हमने इससे डिनोट कर दिया। ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, तो जिस जगह जब सूर्य अधिकतम ऊंचाई पर होगा, सूर्य क्या होगा? सूर्य अधिकतम ऊंचाई पर होगा, तो उस पॉइंट पर जब पृथ्वी आएगी उस जगह को कहेंगे मध्याह्न। क्या कहेंगे? मध्याह्न। अभी समझ में आएगा क्या है मध्याह्न? क्या है मध्याह्न? तो उस पॉइंट पे जो मतलब सूरज क्या है उस टाइम पे मैक्सिमम ऊंचाई पर है। क्या है? अधिकतम ऊंचाई पर है। ठीक है, तो उसको कहेंगे मध्याह्न। इंग्लिश में कहते हैं इसको मेरिडियन। क्या कहते हैं? मेरिडियन। ठीक है, अब पृथ्वी क्या है? पृथ्वी की सिचुएशन चेंज हो रही है। मान के चलिए ये पृथ्वी की सिचुएशन सेकंड पोजीशन ये है, तो वो जो पॉइंट है वो कहाँ पे आ गया? वो यहाँ आ गया। तो जब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा घूम के, अब पृथ्वी कैसे घूम रही है? इस तरह की घूम रही है। तो पृथ्वी जब ऐसे घूमेगी, ठीक है, पृथ्वी कैसे घूमेगी? इस तरीके से घूमेगी। और जब ये घूमेगी तो घूमने के बाद ये पॉइंट क्या होगा? चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो स्टेप फर्स्ट आ गया, स्टेप 2 आ गया। तो यहाँ पर मध्याह्न है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये हो गया तुम्हारा शाम हो गई। यहाँ पे एक यहाँ पर कर दो, तो ये यहाँ पर आप क्या हो जाएगा? शाम हो जाएगी। ठीक है, ये पोजीशन आएगी। और इसके बाद जो सिचुएशन आएगी वो कौन सी आ जाएगी? ये वाली है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगी रात। यहाँ क्या हो जाएगा? रात हो जाएगी। तो अब प्रकाश कहाँ पे आ रहा है? इस जगह पे प्रकाश आ रहा है।
ठीक है। तो अब थोड़ी देर पहले कहाँ पर प्रकाश आ रहा था, देखो प्रकाश कैसे आएगा, इस तरीके से प्रकाश आएगा, इस तरीके से आएगा। तो जब ये सिचुएशन यहाँ पे आ गई और वो ऊपर वाले कहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, तो प्रकाश थोड़ी जगह पे आएगा, इसके पे थोड़ी जगह पे आएगा, तो वो सिचुएशन कैसी होगी, शाम वाली होगी। और यदि ये नेक्स्ट सिचुएशन कैसी आ जाएगी, ये दोबारा से ये आ जाएगी। तो ये पॉइंट को हम कहाँ पे डिलीट कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। तो अब क्या है, सुबह होने वाली है, क्या होने वाली है, सुबह होने वाली है। अब सुबह होने वाली है, मॉर्निंग का टाइम है, कौन सा टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है। तो जब ये मॉर्निंग का टाइम है तो ये लाइन को देखो आप, ठीक है। जब ये मॉर्निंग का टाइम है तो यहाँ क्या है, अभी दिन नहीं हुआ है, यानी मध्याह्न नहीं आया, दोबारा से उसी सिचुएशन में आएगा, तब ये मध्याह्न आएगा। तो दोबारा से उसी सिचुएशन में आने पर क्या आएगा, मध्याह्न, ठीक है। तो मध्याह्न आने पर क्या हो रहा है, पृथ्वी 360 डिग्री घूम गई। पृथ्वी कितनी घूम गई, 360 डिग्री घूम गई। तो 360 डिग्री घूमने पर उसको क्या मिला, मध्याह्न मिला। मगर इसी को ही क्या क्या कहा जाता है, नक्षत्र दिवस कहा जाता है। किसी एक निश्चित नक्षत्र से होकर क्या है, पृथ्वी यानी सूर्य के चक्कर लगाए तो क्या होगा, उसको बोलेंगे नक्षत्र दिवस। और यदि एक कंडीशन ये आए, मगर दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये भी तो परिक्रमण, भाई पृथ्वी अपनी जगह घूम रही है, ये पृथ्वी की जो कंडीशन है अपनी दूरी पर घूमने की है, अपनी दूरी पर घूर्णन, ठीक है। नेक्स्ट जो कंडीशन होगी वो कौन सी होगी, नेक्स्ट कंडीशन होगी, जैसे मान के चलिए ये क्या है, मध्याह्न। तो पृथ्वी जब घूमेगी तो पृथ्वी घूमने पर क्या करेगी, थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, थोड़ी सी क्या बढ़ेगी, आगे। और वो आगे बढ़ने का जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो कितना होगा भाई, वो होगा 1 डिग्री। कितना होगा, 1 डिग्री के बराबर होगा, जो लगभग कितना होता है, 4 मिनट के बराबर होता है। कितने होता है, 4 मिनट के बराबर होता है। तो नक्षत्र दिवस जो होता है वो कितने का होता है, 23 आवर यानी 23 घंटे 56 मिनट, 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है। कितने का होता है, 4 सेकंड का होता है। तो उसमें कितने का अंतर आ रहा है, 4 मिनट का अंतर आ रहा है। 4 मिनट का अंतर क्या आ रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूम रही है, क्या है, अपने अक्ष पर घूम रही है, मगर क्या कर रही है, सूरज के भी तो चक्कर लगा रही है, सूरज के क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। तो जब पृथ्वी पूरा चक्कर लगा के आएगी, यानी कि इस सिचुएशन में आएगी, तो कितना एंगल घूम चुकी होगी, वो 360 डिग्री घूम चुकी होगी, मगर वो एक अंश क्या होगी, एक अंश क्या होगी, आगे बढ़ चुकी होगी। जब 360 अंश घूमेगी तो इसका मतलब क्या है, पृथ्वी सूर्य के चक्र लगाने पर एक अंश क्या कर चुकी हुई, परिक्रमा मार्ग में आगे जा चुकी होगी, परिक्रमा मार्ग में आगे जा चुकी होगी, ठीक है। तो अब एक डिग्री आगे बढ़ गया। अब इस सिचुएशन में यानी मध्याह्न आने के लिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, 1 डिग्री और घूमना पड़ेगा। उसको कितना घूमना पड़ेगा, 1 डिग्री और घूमना पड़ेगा, यानी कितना घूमना पड़ेगा, 1 और प्लस कर दो, यानी कि उसको 4 मिनट और घूमना पड़ेगा। कितना घूमना पड़ेगा, 4 मिनट। 1 डिग्री कितना होता है, 4 मिनट के बराबर। इसको आगे और विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो ये पूरा टोटल कितना हो पाएगा, 24 आवर का हो पाएगा। कितने का हो पाएगा, 24 आवर का हो पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि तो हम ये कह सकते हैं कि जो 24 घंटे होंगे वो किसके होंगे, सौर दिवस के होंगे। सौर दिवस के कितने होंगे, 24 आवर्स होंगे। और नक्षत्र दिवस के कितने होंगे, 23 आवर
56 मिनट और 4 सेकंड का क्या होगा, नक्षत्र दिवस होगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम कि नक्षत्र दिवस दो लगातार मध्याह्न के बीच का समय क्या कहलाता है, सौर दिवस कहलाता है। दो लगातार मध्याह्न के बीच का समय सौर दिवस कहलाता है। क्या कहलाता है, सौर दिवस कहलाता है। ये तो हुआ नक्षत्र और सौर दिवस के बारे में। ठीक है, तो हमने क्या देखा, पृथ्वी क्या कर रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है। पृथ्वी क्या कर रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है। तो इस सिचुएशन से मान चलिए स्टेप फर्स्ट है, यहाँ से स्टेप 2 पर आई तो यहाँ क्या होगी, शाम हो गई, और इससे इधर गई तो क्या हो गया, रात हो गई। इधर क्या हो गया, दिन हो गया दूसरे वाले पे, यानी कि ये वाला पार्ट कहाँ आ गया, इधर आ गया। तो जब ये इस सिचुएशन में होगी तो क्या हो जाएगा, सुबह होने वाली होगी, और जब ये इधर आएगी तो ये फिर से क्या हो जाएगा, मध्याह्न आ जाएगा, यानी दिन हो जाएगा। सूर्य जो है फिर से क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई पर होगा। इसी को क्या कहा जाता है, नक्षत्र दिवस कहा जाता है। और जब नक्षत्र दिवस हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि उसकी गणना करेंगे, तो क्या होगा कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमने के साथ साथ क्या करेगी, एक अंश क्या कर देगी, आगे बढ़ेगी। कब, जब 360 डिग्री वो घूम जाएगी। और जब 360 जब डिग्री घूमेगी तब तक क्या है, मध्याह्न में जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, 1 डिग्री का आएगा। वो कितने मिनट का है, 4 मिनट का है। और उसको पूरा करने के लिए वह एक अंश और घूमेगी, तब उसको हम कहते हैं सौर दिवस। क्या कहते हैं, सौर दिवस, जो कि कितने का होता है, 24 घंटे का। यानी कि इसमें अगर 4 मिनट और जुड़े जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, अपना एक मध्याह्न की जो सिचुएशन है उस पर आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दो लगातार मध्याह्न के बीच का समय सौर दिवस कहलाता है। दो लगातार मध्याह्न के बीच का समय सौर दिवस कहलाता है। अब इसके बारे में आगे देखेंगे तो कैसे दिन और रात होते हैं और उपसौर और अपसौर की घटनाएं घटती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। इसको बने रहने देते हैं, क्योंकि ये क्या है, आगे जो है काम आएगा। तो सूर्य क्या कर रहा है, केंद्र में है, सूर्य केंद्र में, सूर्य क्या है, केंद्र में। पृथ्वी क्या कर रही है, इसके चक्कर लगा रही है। पृथ्वी क्या कर रही है, इसके चक्कर लगा रही है। तो क्या होगा, इसकी एक वही भूकक्षा हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पे क्या है, झुकी हुई है। पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पे झुकी हुई है। तो एक नॉर्थ होगा और इसका क्या साउथ होगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ होगा और यहाँ पे क्या होगा, साउथ होगा। तो इसका जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, इसका भी ये पार्ट होगा, ये भी ये होगा, यानी कि ये 3 रेखाओं में क्या होगा, विभाजित होगा। और पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री पे क्या है, जो कि यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, मगर क्या है, यहाँ दूसरा पार्ट है। अब देखते हैं, जो न्यूनतम दूरी है, कितनी न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को हम कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं, उपसौर। और जो अधिकतम दूरी है, अधिकतम दूरी क्या है, वो है अपसौर। अपसौर, अधिकतम दूरी क्या है, अपसौर है, और न्यूनतम दूरी क्या है,
उपसौर है। तो जो न्यूनतम दूरी का जो समय है वो कितना है, वो है 3 जनवरी का है। कब का है, 3 जनवरी। और जो अपसौर का समय यानी अधिकतम दूरी का समय है वो कितना है, 3 जुलाई का है। 3 जुलाई, यानी कि पृथ्वी अधिकतम दूरी पर कब होती है, जब 3 जुलाई का समय होता है। और पृथ्वी सबसे पास कब होती है, जब क्या होता है, 3 जनवरी का समय होता है। अब एक चीज देखते हैं, जैसे मान के चलिए ये क्या है, ये क्या है, सूर्य है। ये क्या है, सूर्य है। इसको बना देते हैं। और सूर्य क्या है, प्रकाश पड़ रहा है किस पर, पृथ्वी पर। सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है पृथ्वी पर, इस तरीके से प्रकाश पड़ रहा है। और ये किस तरीके से, ये, ठीक है। अब इस पर जब प्रकाश पड़ेगा तो इन रेखाओं में ये प्रकाश डिवाइड होगा। इन रेखाओं में क्या होगा, प्रकाश डिवाइड होगा। ये कितना है, 0 डिग्री, ये 23.5, ठीक है। और ये कितना है, ये भी 23.5 है, ठीक है। तो ये कौन सी रेखा है, ऊपर वाली कर्क रेखा है, और ये विषुवत रेखा है, और ये मकर रेखा है। तो जब हम देखेंगे, तो अगर हम देखें हमारा भारत किधर है, हमारा भारत है यहाँ पर है, ये हमारा क्या है, भारत है, ठीक है। तो भारत क्या है, कर्क रेखा क्या है, भारत के मध्य से होके गुजरती है, भारत के मध्य से होके, ठीक है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होके गुजरती है। और ये कितने राज्यों से होके गुजरती है, 8 राज्यों से होके गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। अब देखिए, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा, कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे क्या हो रहा है, पृथ्वी क्या पास में है, पृथ्वी क्या पास में, पास बोले तो नजदीक में। मगर एक सिचुएशन क्या है, सूर्य का प्रकाश क्या है, मैक्सिमम कर्क रेखा की तरफ है। मैक्सिमम कहाँ पर है, कर्क रेखा पे, इस तरीके से, ये इसको ऐसे बना लो, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। तो मैक्सिमम कहाँ पर है, कर्क रेखा की तरफ है। कहाँ पर है, कर्क रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सूर्य नजदीक है, और क्या हो रहा है, पृथ्वी पर यहाँ पर ये हटा। तो जो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश कहाँ पर है, सूर्य का प्रकाश कहाँ पर है, जैसे यहाँ पर क्या है, भारत है, यहाँ पे क्या है, भारत है। तो क्या हो रहा है, तो मैक्सिमम जो प्रकाश है वो कहाँ पर है, मकर रेखा की तरफ है। कहाँ पर है, मकर रेखा की तरफ, ठीक है। कहाँ पर है, मकर रेखा। आपने देखा होगा जो जनवरी में मकर संक्रांति होती है, क्या होती है, मकर संक्रांति, संक्रांति, ठीक है। तो वहां पर प्रकाश क्या पड़ता है, ज्यादा पड़ता है, मकर पे ज्यादा प्रकाश पड़ता है। और जबकि सूर्य क्या है, नजदीक है, मगर प्रकाश कहाँ पर है, मकर रेखा पर है, ठीक है। तो मकर रेखा पर प्रकाश ज्यादा है, तो गर्मी कहाँ पर होगी, यहीं पे गर्मी होगी, यानी कि ऊष्मा कहाँ होगी, सबसे ज्यादा यहीं पर होगी। जब ऊष्मा यहाँ पर होगी तो क्या होगा, कर्क रेखा पर क्या होगा, ठंडी होगी, कर्क रेखा पर क्या होगी, ठंडी होगी। तो यहाँ पर कैसा मौसम होगा, शीत ऋतु का होगा। कैसा होगा, शीत ऋतु का होगा, ठीक है। अगर इस तरफ जाके देखें तो अब ये कौन सा दिन है, 3 जुलाई का है, और ये पृथ्वी क्या है, दूर है किससे, सूर्य से। पृथ्वी क्या है, दूर है सूर्य से, सूर्य से दूर है। मगर प्रकाश कहाँ पे पड़ता है, कर्क रेखा पर ज्यादा पड़ता है। कर्क रेखा पर प्रकाश की क्या है, अधिकता है। इसलिए उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होती है, गर्मी ज्यादा होती है। देखना जुलाई में कितनी गर्मी होती है, गर्मी क्या होती है, ज्यादा होती है। कब, 3 जुलाई को। भले ही ये दूर है, ये कितनी है, दूर है, पृथ्वी क्या है, दूर है, पृथ्वी दूर है। तो पृथ्वी दूर होने से क्या हो रहा है, प्रकाश क्या है, कर्क रेखा पर पड़ रहा है,
क्योंकि जो स्थिति बन रही है वो कौन सी बन रही है, कर्क रेखा की बन रही है। सामने कौन आ रहा है, कर्क रेखा आ रहा है। तो मैक्सिमम जो प्रकाश है वो कहाँ पर है, कर्क रेखा पर है। मैक्सिमम प्रकाश कहाँ पर है, कर्क रेखा पर है। जब मैक्सिमम प्रकाश कर्क रेखा पर है तो 3 जुलाई को भारत में क्या होगी, गर्मी ज्यादा होगी। भारत में गर्मी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये जो था उपसौर और अपसौर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे परिक्रमण के बारे में, यानी कि ऋतु परिवर्तन। तो ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। इसको रफ कर देते हैं पहले। तो इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वही चित्र बनाएंगे पहले। तो पहले हम बनाएंगे सूर्य। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन किस कारण होती है, जब पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चक्कर लगाती है, यानी परिक्रमण करती है। तो ये पृथ्वी है, इसकी 4 सिचुएशन हम बना लेंगे। तो पृथ्वी क्या है, यहाँ जो सिचुएशन है वो कौन सी है, 22 दिसंबर की है। यहाँ जो सिचुएशन है कौन सी स्थिति है, 22 दिसंबर की है। ठीक है, तो प्रकाश कैसे आएगा, इस तरीके से प्रकाश आएगा। तो जब, और ये जो सिचुएशन है वो कौन सी है, 21 जून की है। और ये स्थिति कौन सी है, ये स्थिति है 23 सितंबर। कौन सी है, 23 सितंबर। और ये कौन सी है, 21 मार्च। ठीक है, ये कौन सी है, 21 मार्च। तो जब पृथ्वी चक्कर लगाती है किसके, सूर्य की, तो वो इस रूप में चक्कर लगाती है। ठीक है, तो पृथ्वी कैसे चल रही है, यहाँ से ऐसे मूवमेंट हो रहा है इसका, तो ये ऐसे चलती चली जा रही है। ये पृथ्वी इसके चक्कर लगा रही है। जब ये चक्कर लगाएगी तो क्या होगा भाई, ऋतु परिवर्तन होंगे। क्या होगा, ऋतु परिवर्तन होंगे। तो जब 22 दिसंबर का दिन होता है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शीत ऋतु होती है। कौन सी होती है, शीत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शीत ऋतु होती है। और दक्षिण में क्या होता है, दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु। देखो इसको इस तरीके से देख लेते हैं। जैसे मान चलो अगर सूर्य से रोशनी ऐसे आ रही है, इस तरीके से आ रही है, तो अब जो सबसे ज्यादा प्रकाश पड़ रहा है वो कहाँ पे पड़ रहा है, उत्तरी गोलार्ध पे। और दक्षिणी गोलार्ध पे क्या हो रहा है, कम प्रकाश पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, गर्मी ज्यादा होगी, और यहाँ क्या होगा, गर्मी कम होगी। यहाँ तापमान कम होगा, यहाँ तापमान कम हुआ, यहाँ तापमान ज्यादा हुआ। और यही सिचुएशन अगर पलट के आ जाए घूम के, ये घूमते घूमते इधर आ जाए, तो ये क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगी। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो पृथ्वी की जो सिचुएशन है वो क्या है, चेंज होती चली जाएगी। पृथ्वी की सिचुएशन कैसी होगी, चेंज होती चली जाएगी। और चेंज होने के बाद समय आएगा कौन सा, 21 मार्च आएगा। तो यहाँ कौन सा है, 22 दिसंबर। यहाँ कौन सा है, 22 दिसंबर। तो बीच में भी तो कोई मंथ आता है, वो कौन सा आता है, जनवरी। और फिर नेक्स्ट क्या होता है, फरवरी। ठीक है, आपने देखा होगा कि लगभग 21 फरवरी और 21 मार्च के बीच क्या होता है, बसंत का मौसम चलता है। कैसा, बसंत ऋतु जिसे कहते हैं। तो ना तो ज्यादा गर्मी होती है, ना ज्यादा ठंडक होती है, ना ज्यादा गर्मी होती है, ना ज्यादा ठंडक होती है। तो जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ जो प्रकाश होगा वह सीधा प्रकाश नहीं होगा। कैसा हुआ, सीधा प्रकाश नहीं हुआ। तो यहाँ पे ना तो ज्यादा गर्मी होगी, ना ज्यादा ठंडक होगी। तो वो मौसम कैसा होगा, बसंत ऋतु का होगा। और शरद ऋतु भी इसको कहा जाता है, शरद ऋतु। ठीक है, अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो फिर 21 मार्च, अब देखो थोड़ा सा मौसम चेंज होने लग जाता है। अप्रैल, फिर कौन सा आता है, मई, फिर इसके बाद ये जून। ठीक है, तो जैसे ही हम अप्रैल और मई की तरफ पढ़ेंगे फिर से हम क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध सामने आ जाएगा। कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध कहाँ पर आ जाएगा, सामने आ जाएगा सूर्य के।
और ये उत्तरी गोलार्ध में क्या करेगा, गर्मी पैदा करेगा। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, गर्मी होगी। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, गर्मी होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, उधर अब ये क्या होगी, पृथ्वी बदल गई। दक्षिण गोलार्ध में क्या होगी, शीत ऋतु होगी। अब फिर से क्या होगा, इधर से फिर चलेंगे। जून के बाद क्या आएगा, जून के बाद आएगा जुलाई आएगा, और जुलाई के बाद अगस्त आएगा। अब जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती आ रही है, मौसम भी बदलते जा रहे हैं। अब क्या है, थोड़ा सा अब मकर रेखा में भी यही सिचुएशन आ गई, और कर्क में भी वही स्थिति आ गई जो 21 मार्च को थी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे बसंत ऋतु होगी। बसंत ऋतु, सर्वत्र दिन कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, और शरद ऋतु होगी। ठीक है, कौन सी होगी, शरद ऋतु। और फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, फिर सितंबर अक्टूबर आएगा, और फिर यहाँ क्या आएगा, नवंबर। और फिर ये कौन सी कंडीशन आ जाएगी, फिर से वही दिसंबर का महीना आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं इस तरीके से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, और उससे क्या हो रहा है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है। तो हम देखते हैं इस चीज में कि उत्तरी गोलार्ध में इन चीजों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में हम देखेंगे 21 मार्च से 23 सितंबर, 21 मार्च से 23 सितंबर 12 घंटे से अधिक तापमान रहता है उत्तरी गोलार्ध में। कितना रहता है, 12 घंटे से अधिक ताप रहता है, अधिक ताप रहता है। ठीक है, 12 घंटे से अधिक ताप रहता है। कब, 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में। यानी कि दिन में क्या होगा, 12 घंटे तो टेम्परेचर रहेगा ही रहेगा। और ध्रुवों पे क्या होता है भाई, 6 माह का दिन होता है, 6 माह का दिन ध्रुवों पर। कौन से ध्रुव पर, उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। ठीक है, 6 माह का दिन उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध ध्रुवों पर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे दक्षिणी गोलार्ध की। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं हम। यहाँ कब होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर से और 21 मार्च के बीच। अब ये वाला पार्ट आएगा। तो दक्षिण गोलार्ध में क्या हो रहा है भाई, 23 सितंबर से 21 मार्च में क्या हो रहा है, 12 घंटे से अधिक ताप रहता है। यानी कि अगर यहाँ गर्मी पड़ रही है तो क्या होगा, उधर दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, ठंडक रहेगी, से अधिक ताप रहता है। ठीक है, और 6 माह का दिन रहता है। 6 माह का दिन कहाँ पे रहता है, दक्षिणी ध्रुव पर रहता है। 6 माह का दिन दक्षिणी ध्रुव पर होता है। ठीक है, तो ये हमने जाना कि किस तरीके से ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं और किस जरिए से वो अपनी स्थिति को बदलते हुए सारे जो जितने भी माह हैं उनमें अपना टेम्परेचर पृथ्वी बदलती चली जा रही है। किसके अनुसार, उससे दूरी के अनुसार। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो दिन होता है, सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, भारत के हिसाब से अगर देखें तो, भारत के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। सबसे बड़ा दिन 21 जून कौन सा होता है, 21 जून। और सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, 22 दिसंबर। कौन सा होता है, 22 दिसंबर। अब देखते हैं कि पृथ्वी पर प्रकाश कैसे पहुंचता है। तो देखो, जैसे ये पृथ्वी है, मान के चलिए ये पृथ्वी, ये क्या है, 0 डिग्री है। क्या है, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री पर जो सूर्य है, 0 डिग्री पर क्या सूर्य है। अब पृथ्वी की क्या है, सिचुएशन चेंज हो रही है, तो सूर्य कहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा।
तो जो सूर्य की जो किरण होगी वो इस तरीके से पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? तिरछी पड़ेगी। ये अगर 0 है तो यहाँ क्या होगा, मान के चलो यहाँ पे 6 डिग्री है। कितना है? 6 डिग्री है। और यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा और बढ़ेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 डिग्री है। और यहाँ पे और थोड़ा सा बढ़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, वैसे बहुत पास पास में होगा ये। 6 डिग्री यहाँ पे कर लो और 12 यहाँ कर लो और 18 यहाँ कर लो। तो इनका महत्व है, क्या है? महत्व है। तो जैसे जैसे ये प्रकाश आएगा उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं 6 डिग्री। 6 डिग्री वाले को हम कहते हैं क्या? शांत प्रकाश। क्या कहते हैं? शांत प्रकाश। शांत प्रकाश, ये पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है उसको बोलते हैं शांत प्रकाश या विसरित प्रकाश। क्या कहते हैं? विसरित प्रकाश कहते हैं, ठीक है। तो उदय होने से पहले जो प्रकाश दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? प्रकाश का विसरण। तो शांत प्रकाश, तो इसको बोला जाएगा नागरिक शांत प्रकाश। क्या बोला जाएगा? नागरिक शांत प्रकाश। क्या बोला जाएगा? नागरिक शांत प्रकाश, ठीक है। इसको और रद्द कर देते हैं तो खराब हो जाएगा। तो क्या होता है, इसको बोलते हैं नागरिक शांत प्रकाश। तो इसको बोलेंगे सिविल ट्यूबलाइट। सिविल ट्यूबलाइट क्या बोलते हैं? सिविल ट्यूबलाइट बोला जाता है, ठीक है। 6 डिग्री वाले को। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो पहले जो दिखाई देता है यानी सूरज उगने से पहले, सूरज उगने से पहले क्या होता है? एक शांत प्रकाश दिखाई देता है, जिसको विसरित प्रकाश कहते हैं। तो वातावरण में जो कण होते हैं वो प्रकाश का क्या कर देते हैं? विसर्जन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विसर्जन यानी फैला देते हैं। जैसे मान लो चलिए प्रकाश आ रहा है तो यहाँ पर कण पे पड़ा तो क्या कर देगा? वो ऐसे फैला देगा। तो जब सूर्य उगता नहीं है उससे पहले आप क्या करते हैं? उसको देख लेते हैं। यानी कि 6 डिग्री पे कितना होगा? 6 डिग्री को कितना होगा? तो 1 डिग्री का कितना होता है भाई? 4 मिनट होता है। 1 डिग्री का कितना होता है? 4 मिनट होता है। तो 6 डिग्री का कितना होगा? 4 × 24 मिनट पहले हम उसको देख लेते हैं। 24 मिनट पहले क्या कर लेते हैं? दिखाई देता है, दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है 12 डिग्री। कितना आता है? 12 डिग्री। तो 12 डिग्री वाले पे कितना होगा? 12 डिग्री पे कितना होगा? हम इसका अगर देखें तो 12 × 4 मिनट कितना होगा? 12 चौक 48। तो ये प्रकाश हमको कब दिखता है? 48 मिनट पहले दिखता है। तो इसको हम कहते हैं समुद्री सागरीय शांत प्रकाश, ठीक है। यानी कि क्या बोलेंगे? समुद्री सागरीय शांत प्रकाश। समुद्री सागरीय शांत प्रकाश, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है नॉटिकल ट्यूबलाइट। क्या बोला जाता है? नॉटिकल ट्यूबलाइट। नेक्स्ट जो आता है वो कौन सा है? 18 डिग्री। तो 18 × 4 72 मिनट, ठीक है। जो बहुत ही कैसे दिखेगा? 18 × 4, ठीक है। 18 दूनी 4 कितना होता है? तो इसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल ट्यूबलाइट। एस्ट्रोनॉमिकल ट्यूबलाइट। ये बिल्कुल समझ में आएगा, अभी बताते हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल ट्यूबलाइट यानी खगोलीय शांत प्रकाश। खगोलीय शांत प्रकाश कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो ये हो जाएगा 6 डिग्री, ये 18 और ये 12 और ये 18, ठीक है। और सूरज को दिखाते हैं यहाँ इस तरीके से सूरज, ये सूरज। तो जो प्रकाश आएगा वो कैसे आएगा? इस तरीके से आएगा।
ठीक है। दूसरा प्रकाश कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा, और तीसरा कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा। तो ये प्रकाश का यहाँ पे क्या हो रहा है, विसरण हो रहा है, प्रकाश का क्या हो रहा है, विसरण हो रहा है। ठीक है, तो पहले जो प्रकाश आ रहा है वो 6 डिग्री पे दिखेगा, फिर 12 डिग्री पे, फिर 18 पे। तो इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि किस तरीके से खगोलीय गति को हमने डिवाइड किया, घूर्णन गति और परिक्रमण। घूर्णन गति के बाद हमने देखा कि वह 24 घंटे में चक्कर लगाती है। इसके बाद देखा कि परिक्रमण कितने दिन में होता है, परिक्रमण होता है वार्षिक गति में, यानी 365 दिन। फिर हमने नक्षत्र दिवस एवं सौर दिवस के बारे में भी अच्छी तरीके से समझा। इसके बाद हमने देखा ऋतु परिवर्तन को। ऋतु परिवर्तन को हमने देखा कि 21 सितंबर से और 23 सितंबर के बीच में उत्तरी गोलार्ध में 12 घंटे से अधिक क्या होता है, तापमान रहता है, और दक्षिणी गोलार्ध में वही तापमान 23 सितंबर से 21 मार्च में 12 घंटे से अधिक रहता है। दक्षिणी गोलार्ध में 6 माह का दिन होता है, कब, 23 से 21 मार्च के बीच में, 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच में। और उत्तरी गोलार्ध में 6 माह का दिन रहता है 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में। फिर हमने उपसौर और अपसौर के बारे में भी जाना। फिर हमने देखा कि किस तरीके से शांत प्रकाश विसरित होता है। आगे हम ऐसी क्लास जारी रखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।